हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिर से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें ये चार ऑप्शन है और हमें बताना है कि ये जो 1 2 3 है ये किसका सबसेट है। तो आप देख सकते हो आंसर ए इज करेक्ट, क्योंकि अगर ये 1 2 3 इसका सबसेट है तो जो 1 2 3 है इसके सारे एलिमेंट होने चाहिए। 2 4 6 में तो नहीं है, 1 2 4 में भी नहीं है, 1 3 5 में भी नहीं है। ये अगर सबसेट है किसी का तो इसके सारे एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। चारों में से कौन सा ट्रू है ए के कॉम्प्लीमेंट में? तो ए यूनियन ए डैश, अगर मैं ए का यूनियन लेता हूँ ए डैश, ए डैश मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ओके, सो इसका अगर मैं यूनियन लेता हूँ तो ये बेसिकली क्या आएगा, मुझे लगता है ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लिया ये चार रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4। तो ए में कौन कौन से रीजन है? ए में है रीजन 1 और 2। इसका यूनियन लेना है यू माइनस ए। यू माइनस ए कौन सा है? यू माइनस ए है तुम्हारा 3 और 4। तो जब आप इसका यूनियन लोगे तो 1 2 3 4 सारा का सारा आ जाएगा, यानी कि यू के इक्वल होगा, बट यहाँ 5 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही ए का इंटरसेक्शन लेना है ए डैश से। तो ए का इंटरसेक्शन ये 1 और 2 का ए डैश से इंटरसेक्शन लोगे, 1 और 2 का इंटरसेक्शन लोगे 3 और 4 के साथ, तो 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5। बट ए आ रहा है तो ये भी नहीं है। ए का यूनियन ए डैश से ले अगर हम, ए का यूनियन ए डैश से, तो यूनियन आ जाना चाहिए, विच इज करेक्ट आंसर। तो सी हमारा करेक्ट है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फंक्शन f which is a to r where fx is this is x square negative 1, fx is x square negative 1. Okay, and here a is as a set of ordered pairs। तो हमको बताने हैं सारे ordered pairs, बताने हैं सारे। चलो बताते हैं। तो a to r है, यानी कि r सारे रियल नंबर्स हैं। तो आप रखते जाओ। अगर मैंने -4 रखा x की जगह, -4, तो मुझे fx क्या मिलेगा? fx ऑब्वियस ही बात है, 4 4 जा 16 और -1 15। कहीं दिख रहा है आपको -4 और 15? यस, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों में से कोई सा होगा आंसर। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। 0 एंड -1, 0 -1, 0 -1 दोनों में है। ओके, चेक करते हैं 1 और 0, क्या 1 और 0 दोनों में है? यस, 1 और 0 दोनों में है। ओके, गुड। एंड ओके, 4 4 जा 16 और -1, तो ये कितना हो जाएगा? 15। सो आई विल राइट हेयर 4 and 15। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए। ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए, क्योंकि हमें ए टू आर कहा है, इन्होंने एफ एक्स दिया हुआ है और ए ये रहा, और आर कौन सा है हमारा? आर ये इधर रियल नंबर्स सारे के सारे। ये आंसर है ऑप्शन ए। लेट्स मूव अहेड। ओके, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कहता है कि जो हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 GI of x प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, अभी मैं GI को, इसको मैं सपोज करता हूँ ए लेट कर लिया, लेट ए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? a² - 5a प्लस 6 = 0। एंड आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो? a² है, 3 और 2 से, या 6 और 1 से भी कर सकते हैं। चलो 3 और 2 से कर लिया। 3a -2a प्लस 6 = 0। सो a
-2a, yes, so a -3 and a -2 इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू मिली हमको 3 और 2। इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है और 2 है। तो ये 3 और 2 कब मिलेगा आपको, जैसे आप अगर यहाँ पॉइंट प्लॉट करते हो 2 और 3, तो आप इसमें से अगर कोई भी वैल्यू लेते हो, इसमें से इसके बीच में, जैसे कि मान लिया ये वैल्यू लिया तो आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, आप ये लोगे तो भी आपको 2 मिल जाएगा, कहीं भी वैल्यू ले लो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला ही होता है। और 3 लोगे तो 3 मिलेगा। बाकी क्या कहते हैं, अगर इससे ज़्यादा लिया, जैसे मैंने मान लिया x रख दिया मैंने, तो हमारा आंसर यहाँ से दिख रहा है, ये 2 और 3 होगा। इसमें से पूछा है ऑप्शन में से। सो x could be 3 and 2। ओके, यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2, cos 3। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रोडक्ट दिया है। तो अच्छा, इसके बीच में कहीं cos 90 होगा, cos 90 जीरो होता है, तो जीरो से सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही रिजल्ट मिलेगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 है, हमको वैल्यू बतानी है साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं जो भी हमको मिला हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 4। स्क्वायर कर दिया हमने बोथ साइड। ओके, सो अब देखते हैं, स्क्वायर करने के बाद आफ्टर स्क्वायरिंग, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये 4, और ये साइन थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल हो जाता है, -2। सो दिस गोना बी 2। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल, डिफरेंट, इमेजिनरी एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी एंड इक्वल। हमको इसके रूट्स बताने हैं, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका हम अगर ये डिस्क्रिमिनेंट निकालें d, तो वो b² - 4ac होता है। ठीक है, तो d निकाल लेते हैं, b² यानी कि -2√2² -4, a is 1 and c is 1। so 2 2 जा 4 into 2 8, 4। so this gonna be 4। तो d हमारा जो है वो 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। ओके, सो देखते हैं, रियल एंड डिफरेंट, ऑप्शन ए। ओके, क्योंकि डी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और डी जीरो आता तो रूट्स हमारे इक्वल होते और रियल होते। डी पे डिपेंड करता है, अगर डी जीरो आता है तो रूट्स हमारे जो होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। डी पॉजिटिव आता है तो आप देख सकते हो यहाँ डी पॉजिटिव आया है तो रियल और डिफरेंट, और डी नेगेटिव आता है तो रूट्स हमारे इमेजिनरी हो जाते हैं। ओके, तब रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं और पेयर्स में होते हैं तो इसलिए डिफरेंट होते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी इक्वल्स टू 0 आर रियल, देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। तो रूट्स अगर इस इक्वेशन के रियल हैं तो d हमारा क्या होगा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रियल, तो रियल केस में रूट्स हमारा जो होता है वो
और डिफरेंट भी हो सकता है, तो वो जीरो भी हो सकता है रूट्स हमारा, और ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। रियल केस में रूट जो होने चाहिए वो नेगेटिव नहीं होता बस। तो नेगेटिव नहीं होता तो क्या होता, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो, इसलिए मैंने ये रखा है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 स्क्वायर -4a इंटू सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4, ओके, और यहाँ पर ये हमारा 4, इसको हम 4p लिख सकते हैं, ओके, और यहाँ पे ये 1। सो p, इसको हम बोल सकते हैं p लेस देन और इक्वल टू 1। सो कहाँ दिख रहा है p लेस देन इक्वल टू 1, ऑप्शन बी। द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज नेगेटिव। सो एफ एक्स जो है हमारा, अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दिखे, x-1, x-2 और x-3, तो इन रूट्स को पहले प्लॉट कर लो। ये रूट्स क्या क्या होंगे, एफ एक्स को जीरो के इक्वल रखोगे तो तीन रूट्स मिलेंगे, 1, 2 और 3। अगर आपने एफ एक्स को जीरो के इक्वल रखा, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो आपको तीन रूट मिलेंगे, 1, 2 और 3। अब यहाँ चेक करोगे, 3 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, आप रख के देख लेना, तीनों में पॉजिटिव। और 2 और 3 के बीच में नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव एंड देन अगेन नेगेटिव। 1 से छोटी वैल्यू लेने पर नेगेटिव ही आएगा, लेके देख सकते हो। तो कहाँ कहाँ नेगेटिव है ये, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, मतलब इधर इन्फिनिटी से 1 तक, तो यहाँ नेगेटिव है। यूनियन 2 से 3, अच्छा, तो ये तो नहीं है, 2 से बड़ी वैल्यू के ले ली। x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 1, ये भी नहीं है। x बिटवीन 1 एंड 2, ये भी नहीं है। x बिटवीन 2 एंड 3, ये चलेगा, और x लेस देन 1 ये चलेगा, तो D इज द करेक्ट आंसर, ओके। एंड यस, यहाँ भी ओपन सर्कल लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव कहा है ना। इफ x लेस देन 5 देन, अगर x लेस देन 5 है, x लेस देन 5 है, तो दोनों तरफ अगर हम नेगेटिव लेंगे तो साइन पलट जाता है। तो नेगेटिव एक्स ग्रेटर देन -5, नेगेटिव एक्स ग्रेटर देन -5, ओके। इन ए ग्रुप ऑफ 6 वुमेन एंड 4 मैन, एक ग्रुप है जहाँ 6 वुमेन है और 4 मैन है। 4 पीपल आर टू बी सेलेक्टेड, 4 पीपल सेलेक्ट करने, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन बी सेलेक्ट सच दैट एटलीस्ट वन वुमेन शुड बी देयर, कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए। तो कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम एक का है, एक जरूर होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, छह भी हो सकती हैं। बट छह नहीं हो सकती क्योंकि हमें चार, पांच और छह नहीं हो सकती क्योंकि हमको चारों, चार ही पीपल तो सेलेक्ट करने हैं। तो पहला केस है, अगर एक वुमेन हो, अगर एक वुमेन हो और तीन मैन हो, या लगाया है तो प्लस, दो वुमेन हो और दो ही मैन हो, या तीन वुमेन हो और एक मैन हो, या चार वुमेन हो और एक भी मैन नहीं हो, ठीक है, यस। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो एक वुमेन कितने में से सेलेक्ट करेंगे हम, छह में से एक वुमेन को सेलेक्ट कर लिया, और थ्री मैन में से, चार में से थ्री मैन सेलेक्ट किया, प्लस, या दो वुमेन सेलेक्ट किया, कितने में से, छह में से दो वुमेन सेलेक्ट किया और चार में से दो मैन सेलेक्ट किया, प्लस 3W1, यानी कि छह में से तीन वुमेन सेलेक्ट किया और चार में से एक मैन, प्लस चार वुमेन है तो छह में से चारों की चारों वुमेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। 6C1 कितना होता है, 6 होता है, और 4C3 यानी कि 4C1, 6 × 4 24, प्लस 6C2 और 4C2, 6C2 कैसे कैलकुलेट करेंगे,
6 इंटू 5/2 और 4c2 4 इंटू 3/2. So this 4 get cancelled. 6 5 जा 30, 90 प्लस 6c3 और 4c1, 6c3. So 6 into 5 into 4 or 3 factorial. So 3 into 2 into 1. 4c1 will be 4. Okay. So this 3 will get cancelled with 2 times. 80 प्लस 6c4 को हम 6c2 भी लिख सकते हैं. और 6c2 कितना होता है? 6 इंटू 5/2, 15. तो ऐड करो 5 and 4 will be 9 and 209 ways. ये आंसर हो जाएगा हमारा. 209 will be the answer to this problem. Okay, let's move to next problem. Option D is correct answer. The number of parallelogram that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines is. हमको number of parallelograms बताने हैं. The number of parallelogram that can be formed from a set of 4 parallel lines. There are set of 4 parallel lines and intersecting 3 set of parallel line. Okay, so 4 set of parallel lines. तो पैरेललोग्राम बनाने में से हमें ये जो 4 पैरेलल लाइन है, तो उसमें से 2 पैरेलल लाइन को सेलेक्ट करने पड़ेंगे. तो इससे हमारा डिसाइड हो जाएगा कि कौन से हम 2 लाइन यूज़ कर रहे हैं. या तो ये दोनों लाइन यूज़ कर रहे हैं, या ये दोनों लाइन यूज़ कर रहे हैं, या ये दोनों लाइन यूज़ कर रहे हैं, या ये दोनों यूज़ कर रहे हैं, या ये दोनों यूज़ कर रहे हैं, या ये दोनों यूज़ कर रहे हैं. तो 4c2 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ये पैरेलल लाइन कौन सी होंगी. अच्छा, अब ये लाइन सेलेक्ट करने के लिए 3 में से 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना. 4c2 कितना होता है? 4 इंटू 3/2. और 3c2 कितना होता है? 3c2 को 3c1 भी बोल सकते हैं. सो 3 3 9 2 18. सो आंसर विल बी 18, सॉरी 18. ये था क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13 है द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 10. तो इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे? 11 टर्म्स होंगे. 11 टर्म्स होंगे तो टोटल जो हमारा मिडल टर्म होगा वो बीच वाला होगा. तो बीच वाला जो होगा हमारा मिडल टर्म, वो कौन सा होगा? 11 प्लस 1/2 इक्वल्स टू सिक्स्थ टर्म जो होगा, सिक्स्थ टर्म वही होगा ग्रेटेस्ट. अच्छा, पहला टर्म क्या होता है? NC0, यहाँ 0 होता है. तो सिक्स्थ टर्म क्या होगा? NC5 यानी कि 10C5. सो यही हमारा आंसर है. यही है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट 10C5. 10C5 को कौन कैसे लिख सकते हैं हम? 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. और इसको हम कैंसिल करेंगे तो चलो देख लिया. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. डिनोमिनेटर में ओनली 5 फैक्टोरियल बचा. ओके, आई थिंक यहाँ कुछ मिसप्रिंट है. आंसर ये होना चाहिए था सी. आंसर वुड बी सी पार्ट. यस, यहाँ मिसप्रिंट है. इन्होंने डिवाइड देके नहीं लिखा है. सब में डिवाइड देके लिखना चाहिए था पर नहीं लिखा है. तो सी आंसर होना चाहिए था. दिस विल बी करेक्ट. If the nth term of a GP is 2n, then find the sum of its फर्स्ट 6 टर्म्स. एक GP है, उसका nth टर्म जो है वो कितना है?
टू रेस्ट टू द पावर एन है, जीपी का nth टर्म। मान लिया जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशो क्या है, आर है, तो इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन, और जो कि टू रेस टू द पावर एन है। ठीक है, इफ द nth term of a GP is 2 raised to the power n, find the sum of its first six terms। अच्छा, अगर मेरे को पहला टर्म निकालना है, अभी इसके बारे में भूल जाओ, ये है टी एन इक्वल्स टू टू रेस टू द पावर एन। पहला टर्म निकालना है तो एन इक्वल्स टू वन रखना पड़ेगा, तो टू आ गया। ऐसे ही दूसरा टर्म टू स्क्वायर, तीसरा टर्म टू क्यूब। ओके, और हमको सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सिक्स टर्म का। nth टर्म का तो होता है ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ऐसे ही सिक्स टर्म का क्या होगा, ए जो कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, टू, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू, आर भी टू ही है, एन कितना है सिक्स, नेगेटिव वन ओवर आर टू है तो टू माइनस वन। सो ये हो जाएगा हमारे पास टू रेस टू दी टू इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 63 एंड 6 126। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म एपी का दे रखा है इन्होंने, यानी कि जनरल टर्म दे रखा है 3n माइनस फोर। फाइंड द टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म के लिए 10 रख लिया, बहुत इजी है। तो 30 माइनस फोर विल बी 26। सो दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी हैं, तो ये जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आपके मतलब यहाँ तक 15 मार्क्स अभी तक पूरे हो चुके हैं। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासेस थ्रू, ये भी बहुत इजी है। अगर जैसे दो पॉइंट होते हैं एक्स वन कोमा वाई वन और एक्स टू कोमा वाई टू, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसको या इसको किया, तो जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप, यहाँ मैं स्लोप लिखूंगा, और x माइनस एक्स वन। देख रहे हो, मैंने y1 घटा दिया और x1 घटा दिया। अच्छा, अब स्लोप कैसे लिखेंगे, स्लोप की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ओके, ये हमारा आंसर है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बहुत इजीली इजी वे से हो जाएगा। सो कमेंट करना मुझे इसका आंसर क्या होता है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए में कुछ ऐड हो रहा है, तो ए में ये वन में कुछ ऐड हो रहा है, तो वन से ग्रेटर ही होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, वन से हमेशा बड़ा होता है। विच वन इज ए मेजर ऑफ द डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का क्या मेजर होता है, तो डिस्पर्सन का स्टैंडर्ड डेविएशन तो होता है, मोड नहीं होता, यहाँ मीडियन नहीं होता, यहाँ वेरियांस होता है और रेंज होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर डिस्पर्सन का। ओके, दिस इज ए असर्शन रिलेशन प्रॉब्लम, असर्शन रिलेशन प्रॉब्लम। ओके, सो ये भी इस बार इंक्लूड किया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलो बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग choices। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, ये हमने 18 किया था, अच्छा ये 19 यहाँ पर है क्वेश्चन इसके लिए। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू टू इज जीरो, यस ये बात तो ठीक है। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर हमको कोई फंक्शन टू दे रखा है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ अगर, तो जीरो ही आएगा, यस। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, ये भी ठीक है। तो यस, हमारा ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए पार्ट, हमारा इसका आंसर होगा। असर्शन ए है इन टॉसिंग ए कॉइन द एग्जिस्टिव नंबर ऑफ केसेस इज टू,
यस, कॉइन को हम टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ इवेंट्स एग्जॉस्टिव है तो हेड आता है, नहीं तो टेल आता है। और पेयर ऑफ डाइस को करते हैं तो 6 या 6 आता है। ठीक है, तो हमको बताने हैं। यस, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन, तो इसका बी हो गया, इसका बी पार्ट हो गया आंसर। दोनों ही करेक्ट हैं, ए और बी, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी पार्ट। सेक्शन बी, दिस सेक्शन कंप्राइज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स का है ये। ओके, तो करते हैं। ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दिया है, बी का दिया है, हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो फॉर्मूला लगाते हैं। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी हमारा 0.8 है, तो 0.8 पी ए 0.3 है, प्लस पी बी नहीं पता, बट ये पता है इंटरसेक्शन ये मल्टीप्लिकेशन के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा पी ए इंटू पी बी। ओके, सो ये 0.8 ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 इधर जाके, और यहाँ से पी बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस, अगर पी बी कॉमन लिया तो 1 माइनस पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दिया हुआ है 0.3, तो ये कितना जाएगा? पी बी 0.5, 1 में से माइनस करोगे 0.3 को तो 0.7 आएगा, विच इज 5/7। ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द variance of 10 observation is 16 and their mean is 12. If each observation is multiplied by 5, what are the new mean and new variance? So हमें यहाँ पे new mean और new variance पूछा है। अच्छा, अगर मैं ओल्ड मीन देखूं, मान लिया पहले की जो हमारे थे ओल्ड मीन, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन है एक्स आई का मतलब क्या होता है? X1 X2 X3 सो ऑन, कुछ भी है, 10 ऑब्जर्वेशन है X10 तक, तो हमारा जो ओल्ड मीन होगा वो क्या होगा? समीशन आई इक्वल्स टू 1 to 10 XI ओवर 10, ये होगा हमारा। ओके, ओल्ड मीन। और न्यू, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? एक्स बार से। न्यू मीन को मैं वाई बार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वाई बार। तो वाई बार क्या होगा मेरा? सबको क्या किया हमने? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, तो ये क्या होगा हमारे पास? समीशन, अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4XI हो जाएगा। हर एक ऑब्जर्वेशन को कर रहे हो ना, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक अपॉन 10। यस, सो न्यू मीन हमारा हो जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 समीशन आई इक्वल्स टू 1 to 10 XI डिवाइडेड बाई 10। सो दिस इज नथिंग बट 4 इंटू ओल्ड मीन कितना था हमारे पास? द वेरियंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 16 एंड देयर मीन इज 12, ये 12 था। सो हमारा जो न्यू मीन होगा वो कितना हो जाएगा? 48। ओके, अब वेरियंस का देखते हैं। अगर मैं ओल्ड वेरियंस की बात करूं, ओल्ड वेरियंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ओल्ड वेरियंस है ये, इसको हम कहेंगे ओल्ड वेरियंस। ओके, सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है समीशन, समीशन एक्स XI माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, और i इक्वल्स टू, सपोज यहाँ 10 लिख देते हैं हम, 1 to 10, ये वेरियंस का फॉर्मूला होता है। जस्ट किया क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से सॉरी यहाँ मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं न्यू मीन निकालने जा रहा हूँ, न्यू मीन।
तो सॉरी, न्यू वेरियांस सिग्मा वाई स्क्वायर, ये न्यू वेरियांस है। न्यू वेरियांस के लिए क्या करेंगे हम, 1 से लेकर 10, हर एक ऑब्जर्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, सो 4xi। अच्छा, जो मीन है, मीन उसकी भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया था, आपने देखा था। तो यहाँ भी मैं इसको ऐसे कर कर देता हूँ, 4 जो मेरा मीन था, ये रहा। यहाँ मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ओके, यस। तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मैं सिग्मा वाई अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे, सिग्मा वाई स्क्वायर, सो वो क्या होगा, समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 और वाई आई नेगेटिव वाई बार, ओके, यही होगा ना, अपॉन 10। तो यहाँ वाई आई की जगह मैंने 4xi लिख दिया, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई हुई है। और ये वाई बार देख सकते हो यहाँ से किसके इक्वल है, 4 × x बार के, ओके, और स्क्वायर अपॉन 10। गुड। सो ये न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा मेरे पास, सिग्मा वाई स्क्वायर। जब आप 4 कॉमन लोगे दोनों में से, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर बार आएगा, यानी कि 16 इंटू समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक एक्स आई नेगेटिव एक्स मीन ओवर बाई 10। अब ये वेरिएंस हमारा ओल्ड वाला है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 16 इंटू ओल्ड वेरिएंस कितना था, ओल्ड वेरिएंस था, द वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 16 एंड देयर मीन इज 12, ओके, सो 16 था, सो 16 इंटू 16 कर दिया, कितना आएगा ये, 256, ओके। सो ये हमारा न्यू वेरिएंस होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, हमको ये लिमिट इवेल्युएट करनी है। ये एक्चुअली में लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टूवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस ओवर एक्स स्क्वायर, ओके। सो ये हमको निकालना है लिमिट, ओके। तो करते हैं, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं यही पुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से 1 - cos 2x को क्या लिखेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर एक्स। मतलब कि अगर यहाँ एंगल दुगना है तो यहाँ एंगल आधा हो जाता है, अगर यहाँ एंगल डबल है तो यहाँ एंगल आधा हो जाता है। तो मैं इसको लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0 1 - cos 2x को लिखने जा रहा हूँ मैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। सही हो जाएगा हमारे पास, 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ओके। और फिर ये लिमिट हमारा 1 होता है, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। यहाँ स्क्वायर है तो कोई नहीं, स्क्वायर कर दिया तब भी 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अच्छा, यहाँ ये भी लिखेंगे हम, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2, ये आंसर हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, हमें ये लिमिट याद होना चाहिए, 1 - x ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ओके। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो अगर मैं यहीं पर ही मल्टीप्लाई करना चाहूँ, 1 - cos 2x, ओके, और अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ 2x का स्क्वायर, तो यहाँ 4x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 4x स्क्वायर आ जाएगा, बट यहाँ नीचे तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका जो लिमिट होता है वो कितना होगा, 1/2 इंटू 4, तभी भी 2 ही आ रहा है। तो ये याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। नंबर ऑफ टर्म्स बताने एपी में, सो एपी में जो टोटल ये 7 10 13 और 31, 7 10 13 एंड 31। तो नंबर ऑफ टर्म्स बहुत इजी है बताना,
हमारा जो फर्स्ट टर्म है ए वो 7 है, कॉमन डिफरेंस है 3। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जनरल ये 31 है, ए हमारा कितना है 7 प्लस एन नहीं पता, डी 3 है, इक्वल्स टू 31। इट मीन्स n minus 1 3 equals to 31 minus 7, so it will be 24, and n minus 1 will be 8, so n equals to 9। ये हमारा आंसर है। सो देख सकते हो कितने इजी इजी क्वेश्चन है। ओके, ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी हमारा जीपी में है, देन सो दैट ए स्क्वायर, हमको ये शो करना है। जैसे कि ए बी सी जीपी में है तो जीपी की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी के, ये गिवन है। अब हमको शो क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये किस में होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें प्रूफ करना है कि इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ऑल राइट, जो इन दोनों का स्क्वायर होगा ये इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ग्रेट, तो हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, आप देख सकते हो ए बी स्क्वायर सी, ये आ रहा है। और मुझे प्रूफ क्या करना है कि इसका जो मैंने स्क्वायर किया बीच वाले का, तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए इसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, इसके इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये मिल गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये नहीं मिला, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये मिल गया। तो मतलब ये मिल गया मेरे को, बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी मिल गया, और क्या नहीं मिला मेरे को। तो बी स्क्वायर की जगह अगर मैं ए सी पुट कर दूं यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है मेरे पास, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है मेरे पास, और 2ac, अच्छा ac की जगह अगर मैंने, ac की जगह अगर मैंने हाँ ये 2 है और ये ac की जगह अगर मैंने बी स्क्वायर रख के देखा तो ये 2b रेस्ट टू द पावर 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हो, अगर जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा कहाँ से, अगर मैं इसको जैसे बी स्क्वायर है इसकी जगह ए सी ले लूँ तो बी स्क्वायर की जगह, जैसे मान लिया ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये 2 है, बी स्क्वायर की जगह मैं क्या ले लूँ, ए सी, तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो सारी वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तोड़ के लिख दिया इसको जस्ट। ओके, अब दोनों में से कॉमन क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है ना दोनों में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस दोनों में क्या कॉमन है, सी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि हमको बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाना है, बट देख सकते हो इसको आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा ही टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से अब आप खुद ही वेरीफाई कर लेना। From a class of 40 students, in how many ways can 5 students be chosen for an exertion party? 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्टूडेंट्स, तो 40c5 ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर हमें सिलेक्शन करना होता है n में से r ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहाँ 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 5 स्टूडेंट्स को कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो NCR फॉर्मूला होता है, तो इसलिए 40c5, बस यहीं तक छोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। If a and b are finite such that na equals to 5 and n equal, then find the number of functions to a to b। जैसे मान लिया a है, इसमें m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है,
ठीक है। तो हमारा जो नंबर ऑफ फंक्शन होता है वो होता है n रेज टू द पावर m। तो यहाँ a से b जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे 7 रेज टू द पावर 5। ये हमारा आंसर है, ये याद रखना। a टू b कहा है इन्होंने, तो इतने फंक्शंस होंगे। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में हम नंबर लाइन पे बना देते हैं। यहाँ कुछ जीरो, ये क्वेश्चन पूछा है ए है और एक नंबर लाइन है, तो 0 2 3 6। ए कहाँ से कहाँ तक है? ए है 0 से 3 तक, और बी कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 6 तक। तो इन्होंने क्या कहा है? ए नहीं, ए नहीं तो क्या? तो ए ये नहीं लेना है, ये ए है ना 0 से 3, तो ए डैश का क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक। ए नहीं लेना है तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 और 3 से इन्फिनिटी तक, ये लेना है हमको। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों लेने हैं, तो इसका मतलब 0 से 6 तक, 0 से 6, ए यूनियन बी मतलब 0 से 6 तक। ए इंटरसेक्शन बी ओनली 2 से 3, यही तो पार्ट कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी में, ओनली ये पार्ट कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 से 3 तक। ए माइनस बी मतलब ए में से बी के पार्ट को हटा देना है, तो ए में से बी के पार्ट को हटा दोगे, ये पूरा ए है, इसमें से बी के पार्ट को हटा दोगे तो ओनली कितना बचेगा? ए का पार्ट 0 से 2 तक, तो 0 से 2, और याद रखना 2 नहीं लेना है। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट यहाँ पे। आई होप ये समझ में आया होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट tan 13x 4 और 9, यानी कि 9 और 4 13 होता है, तो मैं tan 13x को कैसे ब्रेक करूंगा? tan 9x प्लस 4x, ओके, ऐसे ब्रेक करूंगा मैं। अब फॉर्मूला लगा दूंगा, tan 9x प्लस tan 4x अपॉन 1 माइनस tan 4x इंटू tan 9x। ऑल राइट, ग्रेट। अब यहाँ क्या करेंगे हम? यस, अब तो ये tan 13x है, tan 13x इक्वल्स टू tan 9x प्लस tan 4x अपॉन 1 माइनस tan 4x इंटू tan 9x। प्रूफ क्या करना है हमको? ये दिस, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया इसकी इससे, सो tan 13x माइनस tan 13x इंटू tan 4x इंटू tan 9x, ये मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू tan 9x प्लस tan 4x। तो यहाँ से tan 13x की वैल्यू मिल गया हमको, क्या मिला वो? tan 9x प्लस tan 4x प्लस ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो tan 13x tan 4x और tan 9x, यही प्रूफ करना था, जो कि हो गया प्रूफ। हमको यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। ओके, सिंपल।
सो दैट अच्छा ये पावर में है। हमको ये शो करना है 2 raised to the power 4n+4 नेगेटिव 15n नेगेटिव 16 इज डिविजिबल बाई। तो हमको ये प्रूफ करना है कि डिविजिबल है 225 से। यस, डिविजिबल है किससे? 225 से। ये शो करना है। 225 का मतलब क्या होता है? हमको ये शो करना है कि ये जो भी नंबर है ना ये मल्टीप्लाई है 225 का। ओके, यानी कि 225 15 स्क्वायर होता है ना। चलो करते हैं। तो 2 raised to the power 4n+4 है यहाँ पे। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 raised to the power 4 इंटू 2 raised to the power 4n नेगेटिव 15n 16। अच्छा ये 16 होगा। 2 raised to the power ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 को मैं क्या लिखूंगा? 1 raised to the power 1+15। ओके। तो 2 raised to the power 4 दोनों में कॉमन ले लिया। 2 raised to the power ये 4n था तो यस, मतलब 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? n+1 15n नेगेटिव 16। सो यहाँ पे अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1, ये 16 हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1+15 raised to the power n+1 15n नेगेटिव 16। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया। जैसे 1 प्लस अगर x होता है तो उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? 1+nx+ या ऐसे कर दिया nc0 1+nc2 x² सो ऑन। ठीक है, तो पहला टर्म क्या होगा? n+1c n+1c 0 n+1c 0 और इसकी पावर जो होगी 1 की पावर n-0 और 15 की पावर 0 प्लस n+1c 1 और 15 की पावर 1 प्लस n+1c 2 15 की पावर 2 प्लस n+1c 3 15 की पावर 3 सो ऑन। ये चलता जाएगा बहुत दूर तक। लास्ट वाला टर्म क्या होगा? n+1c n और सॉरी n+1 तक जाएगा ये और 15 की पावर n+1 यहाँ तक जाएगा ये टोटल। ओके, यस। और बच क्या गया हमारे पास? 15n-16। तो यहाँ लिख दिया 15n नेगेटिव 16। ओके, अब ये n+1c 0 कितना होता है? n+1 ही रहेगा प्लस n+1c1 n+1 n+1c1 हमारा जो है n+1c1 ही रहेगा और इंटू में 15 प्लस इसको ऐसे ही रहने दिया 15 स्क्वायर प्लस n+1c 3 15 क्यूब सो ऑन n+1c 15 raised to the power n+1। और क्या बच गया हमारे पास? नेगेटिव 15 ये ब्रैकेट में नेगेटिव 15n नेगेटिव 16। ओके, सो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा 15n 15n। ओके, अच्छा समथिंग nc0 विल बी 1 होता है। अगर मैं इसको फॉर्मूला लिखूं n+1c 0 निकालना है मेरे को तो n+1 फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अच्छा ये 1 होता है तो ये n+1 ये ओनली 1 होगा। कोई भी अगर जैसे nc0 तुम्हारा 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 होगा। तो यहाँ से ये 15n हो जाएगा, ये वाला ये 15n हो जाएगा और ये 15 1 और ये 15 और 1 60 60। तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा ये और ये 15n से 15n कैंसिल हो जाएगा। तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। जैसे मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो 15 इंटू 1 ये 16 और ये प्लस 15n प्लस
n प्लस वन सी 215 स्क्वायर प्लस n प्लस वन सी 315 क्यूब प्लस n प्लस वन सी 415 की पावर 4 प्लस n प्लस वन सी n प्लस वन। ठीक है, और ये 15 रेज टू द पावर n प्लस वन। ओके, अभी मैंने सारा खोल दिया, 15n माइनस 16, तो ये कैंसिल हो गया इससे, किससे, इस वाले 15 से, और 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना, तो आप देख सकते हैं ये सभी 15 का मल्टीपल हो गया, ये चाहे कुछ भी हो, ये कुछ भी वैल्यू हो, ये कुछ भी, यहाँ से 15 स्क्वायर कॉमन ले लो, 15 स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली n प्लस वन सी 2 प्लस n प्लस वन सी 3 15 प्लस n प्लस वन सी 4 15 स्क्वायर। ठीक है, और सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा, n प्लस वन सी n प्लस वन 15 रेज टू द पावर, इसमें से दो घटा दिया, तो दो घटा दिया तो n माइनस वन, यहाँ तक जाएगा ये, और आप देख सकते हो ये 15 स्क्वायर 225 ही होता है, तो 225 इंटू ये सारा नंबर आप लिख देना यहाँ पे, देख सकते हो इट इज डिविजिबल बाई, हैंस इट इज डिविजिबल बाई 225। सो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही हो पाएगा। कैसे सोचा, मैंने देखा कि ये 2 की पावर 4 16 बन रहा है, तो ज़रूर ये यहाँ पर n प्लस क्या कहते हैं इसको, मैंने 16 बनाया, इसके जब बेस को 16 बनाया, और पावर ये n प्लस वन डिसाइड हुआ, फिर उसके बाद से एक्सपेंड कर दिया। ओके, सो ये था हमारा 28। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। The line 2x minus 3y equals to 4 is perpendicular bisector of the line segment AB. If the coordinates of A are minus 3 and 1, find the coordinate of। तो देखो हमारे पास एक लाइन है ये, ठीक है, और ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट से हमको लाइन बनाना है। ठीक है, ए बी है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, -3, 1, बी के कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो क्या माने, पी कोमा क्यों मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, पी कोमा क्यों, अब पी कोमा क्यों जब है ये कोऑर्डिनेट्स, तो क्या कहा है इसमें, द लाइन 2x माइनस थ्री वाई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। एक ये जो लाइन है ये हमारा 2x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू 4 है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ से स्लोप निकालते हैं और यहाँ से इसका स्लोप निकालते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, यानी कि ये मिड पॉइंट भी है, मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। चलो कर देते हैं, तो जैसे कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं, ये फर्स्ट वाली लाइन, तो लाइन का स्लोप कितना होगा, इसको मैं लिखना चाहूँ अगर इस लाइन को, तो इसका जो स्लोप होगा 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 4, तो y इक्वल्स टू 2/3x माइनस 4/3, तो इसका जो स्लोप होगा m इक्वल्स टू 2/3। सपोज ये m1 है, अच्छा स्लोप m2 कैसे निकालेंगे, या इसको मैं बोल सकता हूँ ये स्लोप है लाइन का, तो ml लिख दिया। अब मेरे को स्लोप निकालना है किसका, m ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट का, तो वो क्या होगा, q माइनस वन, ये वाला q माइनस वन और p माइनस थ्री, यानी कि क्योंकि y2 माइनस फाइव वन होता है ना, तो p माइनस थ्री यानी कि +3, ये स्लोप होगा। अब स्लोप क्या है, इनका स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ स्लोप्स की, तो -1 आना चाहिए, यानी कि q माइनस वन अपॉन p प्लस थ्री, इसका मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 2/3 से, m1 इंटू m2 विल बी -1। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2q माइनस टू, 2q माइनस टू। ओके, और यहाँ से ये माइनस की वजह से माइनस ही रहेगा, और 3p प्लस 3 3 9। ओके,
दोनों को इस तरफ ले आया तो प्लस हो जाएगा दोनों इधर आके। तो 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q प्लस 9 माइनस 2 विल बी 7 इक्वल्स टू 0। ओके, ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 बोल दिया इसको हमने। कैसे किया, ये इधर जाके प्लस हो गया तो 3p प्लस 2q और ये 9 भी इधर आके प्लस हो गया। ऑल राइट, ये इक्वेशन 1। अच्छा, मिड पॉइंट क्या होगा इस ए बी का, इस ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा पी प्लस 3/2 और क्या होगा क्यू प्लस 1/2। सॉरी, यहाँ माइनस होगा क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं ना। p माइनस 3/2 और q प्लस 1/2। तो p माइनस 3/2 और q प्लस 1/2 सेटिस्फाई करेगा, लाइन पे भी तो लाई कर रहा है ये। तो लाइन क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये लाइन था। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो 2 x की जगह क्या लिखूंगा मैं, x की जगह लिखूंगा मैं p माइनस 3/2, p माइनस 3/2। ओके, और q प्लस 1/2, q प्लस 1/2। इस लाइन की जगह पे ये जो x और y है ये कोऑर्डिनेट्स हमने प्लॉट कर दिए। ओके, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और p माइनस 3 और ये यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यस, नेगेटिव 3q/2 नेगेटिव 3/2 इक्वल्स टू 4। ओके, सो ये यहाँ से अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2p माइनस 6q माइनस 6 इक्वल्स टू 8। तो 2p माइनस 6q, 6 और 6 से कितना जाएगा 12 और ये 12 दे जाके 12 और 8 20, ये हो जाएगा, यानी कि p माइनस 3q इक्वल्स टू 10। ये दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा जब हमने पी और क्यू लेट किया था। सॉल्व कर ही सकते हो। कैसे करेंगे सॉल्व? ये इक्वल्स टू -7 है, जो ये सेकेंड फर्स्ट वाली इक्वेशन है। 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q इक्वल्स टू -7 है। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दूं तो चलो घटा देते हैं, 3p हो जाएगा, ये 3p घट गया। और चलो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाया, 3p में से p गया, घट गया। 2q में से 3 3 9, 11q इक्वल्स टू -17। ओके, सो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी और फिर p की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। कैसे किया एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले मेरे को b नहीं पता तो b के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए p q। अब इन दोनों से ए बी का स्लोप निकाला और इस लाइन का स्लोप निकाला और दोनों की मल्टीप्लाई करके 1 के इक्वल -1 के इक्वल रख लिया, क्योंकि हमको पता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होते हैं अगर ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हो तो। और यहाँ दिया हुआ है लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा, ये बाइसेक्टर है तो ए और बी का मिड पॉइंट होगा ये, तो मिड पॉइंट ले लिया। p माइनस 3/2 और q प्लस 1/2, ये मिड पॉइंट है। अब जो ये मिड पॉइंट है ये इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा के दूसरी इक्वेशन निकाल ली और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ओके, तो उसका आंसर कमेंट करना क्या आ रहा है पी और क्यू का वैल्यू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू दिस एंड वाज यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू दिस एंड वाज सेंटर लाइज ऑन द, जिसका सेंटर इस पे लाई कर रहा है। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन बतानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू, पास कहाँ से कर रहा है, 2, -2 से और 3, 4 से। और सेंटर किस पे लाई कर रहा है, सेंटर है कहीं इस लाइन पे लाई कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इस वाली लाइन पे। तो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन देखूँ तो क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर, अगर सेंटर इसका h, k हो तो, और प्लस
वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस आर हो तो सेंटर तो इसका एच कोमा के है। तो पहले तो ये सर्कल तीन, ये दो कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है, तो मैं अगर पहला कोऑर्डिनेट इसमें रखूंगा एक्स की जगह टू, तो एक्स की जगह टू रख दिया, तो टू माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या है माइनस टू, तो माइनस टू माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से एच के और आर में एक रिलेशन बन जाएगा, एच के और आर में, यानी कि फोर प्लस एच स्क्वायर माइनस फोर एच प्लस फोर प्लस के स्क्वायर और फोर प्लस के स्क्वायर प्लस फोर के इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, यस ग्रेट। तो यहाँ से क्या बनेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस फोर एच प्लस फोर के, चार और चार आठ, आठ माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये एक इक्वेशन है। ऐसे थ्री कोमा फोर रख के दूसरा इक्वेशन बनाएंगे हम। तो दूसरा इक्वेशन थ्री कोमा फोर रख के बनाते हैं हम। तो एक्स की जगह क्या रखा, थ्री माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या लिखा, फोर माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो नाइन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू थ्री जा सिक्स एच प्लस सिक्सटीन प्लस के स्क्वायर माइनस एट के इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एच माइनस एट के, ओके, माइनस सिक्सटीन एच माइनस एट के, नॉट दिस इज नॉट सिक्सटीन एच, दिस इज ओनली सिक्स एच, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सिक्स एच माइनस एट के, सिक्सटीन एंड नाइन विल बी 25, सो 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा, इसको भी आर स्क्वायर के इक्वल रहने दो। फायदा क्या होगा, इक्वेशन वन में से टू को घटा दो, तो इक्वेशन वन में से एच स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर घट जाएगा, माइनस फोर एच में से इसको करोगे तो सिक्स एच प्लस का हो जाएगा, यानी छः में से चार गया टू एच। ओके, ऐसे ही फोर में से इसको माइनस करोगे, जैसे इसमें से हमने इसको माइनस किया तो प्लस का हो गया, इसको भी करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आठ और चार बारह के। ऐसे ही आठ में से पच्चीस गया, कितना बचेगा, तो सेवनटीन, नेगेटिव सेवनटीन, आर में से आर स्क्वायर गया जीरो। सो ये एक इक्वेशन बच गया, टू एच, एक इक्वेशन बन गया, टू एच प्लस ट्वेल्व के इक्वल्स टू सेवनटीन। ठीक है, एक इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएं, एच और के में ही। तो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए ये जो एच कोमा के है, ये इस लाइन से पास करेगा ना, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू से एक्स, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, एच प्लस वाई इक्वल्स, एच प्लस के इक्वल्स टू टू, एच प्लस के इक्वल्स टू टू। तो सॉल्व कर लिया, इसकी दो से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन की और घटा दिया, तो दो एच में से दो एच गया जीरो, बारह में से दो गया दस के, सत्रह में से चार गया तेरह के, तो के मेरा कितना आ गया, 13/10। ठीक है, के मेरा कितना आ गया, 13/10। अच्छा, अब मेरे को क्या निकालना है, एच निकालना है, तो के एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो बारह से कर दो मल्टीप्लाई, तो बारह में से बारह गया जीरो, बारह में से दो गया दस एच, और इसकी भी बारह से कर दो। ठीक है, तो बारह दूनी चौबीस, चौबीस में से सात गया, चौबीस में से सात गया तो सात बचेगा, सत्रह गया तो सात बचेगा। ठीक है, तो एच कितना आ गया, 7/10, एच आ गया, के आ गया,
तो इस इक्वेशन में रख दो। और अच्छा आर और निकालना है, तो एच के आ गया तो डिस्टेंस फार्मूला से आर निकाल लो, यहाँ से इसे डिस्टेंस निकाल लो, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ मैं। आर निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला से कैसे निकालोगे आज, जैसे एच को के आ गया 13/7, यानी कि ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है 1.3 और कितना है 0.7, और कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा लो जो भी सर्कल पे है। 3 और 4 उठा लिया, 3 और 4। अब डिस्टेंस निकाल लो, आर स्क्वायर कैसे निकालोगे, 4 माइनस 0.7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1.3 स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4 माइनस 0.7 यानी कि 3.3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1.3 यानी कि 1.7। ठीक है, सॉल्व करना, आर स्क्वायर आ जाएगा, एच पता है आर स्क्वायर पता है, तो यहाँ सर्कल की इक्वेशन में रख देना। एच पता चल गया, के पता चल गया और आर पता चल गया, रख देना, आंसर आ जाएगा। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम नंबर है 30। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन विच द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो जैसे कि हमारा ये हमारा एलिप्स होता है, ये फोकस होते हैं। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए ई और ए ई, ये फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। और ये हमारा मेजर एक्सिस हो गया ए, इसके कोऑर्डिनेट, और इसके बी। अब इन्होंने क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन विच द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस यानी कि 2b, ये 2b इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, यानी कि ये अगर ए ई है, ये अगर ए ई है, तो ये 2 AE के इक्वल दिया हुआ है, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि b बराबर मेरे को क्या दिया हुआ है, ए ई। गिवन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 10 यूनिट्स। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये 10 दिया हुआ है। एंड द मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ये तो पहले से ही पता था। तो 2b स्क्वायर ए, अच्छा मेरे को इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई, इस वाले इलिप्स का इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ ए स्क्वायर बड़ा होगा, बी स्क्वायर से, तो कैसे करेंगे। तो मेरे को ए स्क्वायर पता चल जाए, बी स्क्वायर पता चल जाए तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला होता है इसमें, सी स्क्वायर, ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है सी स्क्वायर, जो कि सी कितना है तुम्हारा, सी है तुम्हारा ए ई, यहाँ सी कितना है ए ई, या कुछ और कर लिया, बी बराबर क्या है ए, और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी इसका 1 से छोटा होता है ना, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो मैंने इसमें एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला रख दिया। अच्छा रूट भी होता है इसका, तो रूट ले लिया, यानी कि अगर मैं बी स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर के। तो मैं यहाँ 2b स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ अब 2b स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में ए है विच इज 10, तो ए मेरा कितना आ गया 10, ए मेरा 10 आ गया। अब जब अगर ए 10 आ गया तो देख सकते हो यहाँ से ए स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल था ना, तो मैंने यहाँ पे 2b स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल रख दिया, और फिर यहाँ से ये ए से कट गया तो ए 10 आ गया। अच्छा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए कितना है 10, 10 10 जा 100। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, ये 2 से डिवाइड कर दिया, ए 10 था, 10 10 जा 100 और 50, तो अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ गया। तो इक्वेशन क्या होगा इलिप्स का, इलिप्स का इक्वेशन होगा मेरा
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 100 होगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 50 है, इक्वल्स टू 1। ये मेरा रिक्वायर्ड है। तो तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इलिप्स के केस में। इलिप्स के केस में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ ये याद रखना बी होता है लेस देन ए, ये बी हमेशा छोटा होता है, तभी तो आप माइनस कर सकते हो। और जो तुम्हारा फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, फोकस के, वो होते हैं ए ई कोमा 0 प्लस माइनस ए ई कोमा 0, अगर एक्स एक्सिस मेजर है तो, अगर एक्स एक्सिस मेजर है तो, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो होता है 2b² अपॉन ए। ये फॉर्मूला याद रखना है इलिप्स के अंदर, ठीक है। ऑल राइट, कुछ लोग फोकस को सी से भी डिनोट कर देते हैं, सी बराबर ए ई, ये वाले कोऑर्डिनेट, इसको ए ई कहते हैं, ये फोकस है, फोकस 1, इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो। तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई, ये मैं बता चुका हूँ पहले। तो ये आंसर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7 और 9। 7 और 9 निकालना है। तो हम मान लेते हैं टू इवेंट्स क्या मान लेते हैं, ए एंड बी। ए का हम सिंपल स्पेस बनाते हैं जब भी सम 7 हो। तो 7 कैसे हो सकता है, या तो 6 और 1 हो पहले डाइस पे, या पहले पे 1 दूसरे पे 6, ठीक है। ये भी हो सकता है 6 और 1, 1 और 6। और क्या हो सकता है, 6 और 1 हो गया, 1 और 6, 5 2, या 2 5, 4 3, या 3 4। ओके, इसी तरह बी में क्या क्या हो सकता है, 6 3, या 3 6, 9 बनाना है इसलिए 5 4, या 4 5, और कुछ नहीं हो सकता इनके अलावा। अगर मैंने जैसे इससे कम लिया तो 3 6 सेम ही आएगा। अच्छा, हमको निकालना क्या है, या तो ए यूनियन भी निकालना है, या तो 7 आए या 9 आए। तो वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी नेगेटिव पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ए यूनियन भी आ जाएगा। तो पी ए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6/36, प्लस पी बी कितना होगा, 1 2 3 4, 4/36। 36 क्यों, क्योंकि हमेशा सिंगल सिंगल डाइस के 2 डाइस पेयर्स हो जाएंगे, तो टोटल 36 पॉसिबिलिटी होंगी। और इन दोनों में इंटरसेक्शन है, नहीं है, 6 3 3 6 कुछ भी नहीं है, तो 0। अच्छा, दोनों को ऐड किया तो 10/36 विच इज़ 5/18। यही आंसर है हमारा 31 का। अच्छा, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn इज इंक्रीज्ड बाय a वेयर a इज इन नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर देन सो दैट द वेरिएंस रिमेन अनचेंज्ड। हमको ये शो करना है कि वेरिएंस अनचेंज्ड होता है, ठीक है। तो अगर मान लिया वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम मीन देख लेते हैं, मीन में कोई चेंज तो नहीं होता। ओल्ड मीन एक्स बार, वो कैसे होगा, समीशन एक्स आई में हर एक में ए जोड़ा है ना, हर एक में ए जोड़ा है, और डिवाइड किया है कितने से, एन से, i = 1 से n तक, ठीक है। हर एक ऑब्जर्वेशन में ए जोड़ा है, तो ये मीन हो गया। अच्छा, न्यू मीन क्या होगा, न्यू मीन, अच्छा इसको ओल्ड मीन है ना, तो ए अभी मत जोड़ो, ओल्ड मीन को हम ऐसे लिख लेते हैं, समीशन एक्स आई, ठीक है, अपॉन एन। अब न्यू मीन क्या होगा, सब में जोड़ दिया ए, तो समीशन i = 1 से n, ओके, और एक्स आई प्लस ए अपॉन में n, यानी कि इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, समीशन एक्स आई और अपॉन में n, i = 1 से n
प्लस समीशन ए आई इक्वल्स टू 1 से n अपॉन n। तो समीशन, ये तो हमारा ओल्ड मीन ही रहेगा, वाई मीन निकाल रहे हैं तो, और प्लस में, अच्छा ए को एन टाइम जोड़ोगे, मतलब ए को 1 बार जोड़ा, ए को अगर एन टाइम जोड़ोगे तो एन ए आ जाएगा, है ना। ये अच्छा, इसको स्मॉल एन ले लो, स्मॉल एन, क्योंकि ये स्मॉल एन ले रहे हैं ना, एन तक जोड़ रहे हैं, एन ऑब्जर्वेशन से ही तो डिवाइड करते हैं। तो एन ए अपॉन एन, एन ए अपॉन एन, तो देख रहे हो मीन में एक से बढ़ गया। जो मेरा नया मीन आया है वो कितना आया है, ये। उसी तरह से अगर मैं वेरिएंस निकालूं, ओल्ड वेरिएंस यानी कि सिग्मा एक्स, वो कितना होगा, तो वो होता है हमारा एक्स आई माइनस मीन और इसका स्क्वायर, समीशन करते हैं आई इक्वल्स टू 1 से n तक, और n से ही डिवाइड करते हैं। ये तो मेरा सिग्मा x हो गया, ठीक है। अब मैं नया वेरिएंस निकालना चाहता हूँ, नया वेरिएंस। नया वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा y स्क्वायर समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n। अच्छा, y लिया है तो वाई आई होगा, नेगेटिव y मीन होगा अपॉन n। ओके, ये मेरा नया वेरिएंस होगा। तो सिग्मा वाई स्क्वायर समीशन आई इक्वल्स टू 1 से n तक। अच्छा, हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या किया है, जोड़ा है ना, एक्स आई प्लस 4 ही तो है जो वाई आई है। यहाँ आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे वाई आई जो है वो एक्स आई प्लस 4 है, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन में 4 जोड़ा है, तभी तो नया ऑब्जर्वेशन बना है। तो मैंने एक्स आई वाई आई को ये ले लिया, माइनस वाई मीन कितना है, वाई मीन जो है मेरा वो है पुराने मीन में 4 को जोड़ दिया गया है, पूरे का स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा वाई आई स्क्वायर समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, एक्स आई प्लस 4 मीन माइनस 4 अपॉन n, 4 गेट कैंसिल। तो आप देख सकते हो कि ये सिग्मा वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, सिग्मा एक्स स्क्वायर के। तो प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था ना कि जो नया मीन आएगा वो पुराने मीन के इक्वल आएगा, तो हो गया प्रूफ। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, लिमिट आई थिंक वाई टेंड्स टू 0 एक्स प्लस वाई सेक एक्स प्लस वाई नेगेटिव एक्स सेक एक्स अपॉन वाई। यस, सो अगर आप y यहाँ रखते हो y0, तो ये भी y0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x sec x माइनस एक्स sec x। तो न्यूमरेटर में तो 0 हो गया और 0/0 फॉर्म है, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे, करते रहे, करके देख लिया, x प्लस वाई, ठीक है, अपॉन मैं इसको cos x प्लस वाई लिखने जा रहा हूँ, माइनस एक्स अपॉन cos x, ठीक है, अपॉन में y। सो लिमिट y टेंड्स टू 0, ये क्या होगा मेरे पास, x प्लस वाई cos x माइनस x इंटू cos x प्लस वाई अपॉन में y cos x प्लस वाई। क्या यहाँ तक, यहाँ पे इसको लिखा x cos x प्लस वाई cos x माइनस x cos x प्लस वाई अपॉन y cos x प्लस वाई, ये लिख दिया। अब इन दोनों को एक साथ क्लब कर लिया, इसको और इसको, ठीक है। तो लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड 0,
इसको इसको ये वाई कॉस एक्स को ऐसे ही रहने दिया, वाई कॉस एक्स और प्लस एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों में से। अब कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में होता है ना, तो माइनस में क्या होगा, टू साइन, इन दोनों को एक बार जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई बाई टू, ठीक है, 2x प्लस वाई बाई टू, ये साइन में हो गया। अब एक बार घटा दिया तो x प्लस वाई में से घटा दो, एक्स प्लस वाई में से, हाँ, इस x को, तो तुम्हारा कितना जाएगा, साइन माइनस वाई बाई टू अपॉन वाई, यस। सो यहाँ से मेरा क्या आएगा, लिमिट y टेंड्स टू जीरो, वाई कॉस एक्स प्लस, यहाँ पे ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया ना, तो x टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, ये टू से डिवाइड कर दिया, और साइन वाई बाई टू अपॉन वाई कॉस एक्स प्लस वाई। अब जैसे इसको सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। कैसे लिखेंगे, जैसे कि अगर मैं लिखूं लिमिट y टेंड्स टू जीरो, ठीक है, y cos x और y cos x ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, sec x प्लस वाई प्लस, अब यहाँ क्या बचेगा, 2x साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन वाई बाई टू अपॉन वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ये बचा। तो लिमिट अगर इसमें रखेंगे तो y तो ज़ीरो हो गया, तो ये ओनली बचेगा sec x प्लस, अब लिमिट यहाँ रखना है, y टेंडिंग टू जीरो, टू, अच्छा यहाँ y नहीं रख सकते, बट यहाँ ऐसे तो कर सकते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या हो गया, साइन वाई ओवर टू ये वन हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, 2x साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, ये तो वन हो गया इतना, वाई बाई टू क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स वन होता है, अपॉन ये टू बच गया, ठीक है, और क्या बच गया, कॉस एक्स प्लस वाई। अच्छा क्वेश्चन था ये, टू से टू कैंसिल, तो सेक एक्स प्लस वाई रख दिया यहाँ पे, तो ये जीरो हो गया, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आंसर आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो सेक एक्स साइन एक्स अपन कॉस एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स को ले लिया, वन प्लस टेन एक्स, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा कुछ इसमें गड़बड़ है, ये एक्स भी तो था, तो यहाँ ये एक्स भी लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ए बी सी एंड डी पी। ओके, हमको ये क्या बताना है, हमको इसको डेरिवेटिव निकालना है, ए एक्स प्लस बी का पावर एन का, फर्स्ट प्रिंसिपल से, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट, यहाँ पर हम एच टेंडिंग्स टूवर्ड्स जीरो लेते हैं, ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालना है ऐसे। यस, सो कैसे निकालेंगे अब हम, एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस एच, तो रख लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी कि यहाँ पर
ए में एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स प्लस एच प्लस बी, ठीक है। और इस पूरे की पावर एन है, माइनस ए एक्स प्लस बी इस पूरे की पावर एन अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ए एक्स प्लस ए एच, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, और इसकी पावर एन माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर एन अपॉन एच। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ए एक्स प्लस बी की पावर एन को कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से। तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन को कॉमन ले लिया, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँ, इन दोनों को एक साथ रख लिया, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की पावर एन कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मुझे ए एक्स प्लस बी की पावर एन से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, तो ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच, ठीक है। और इसको डिवाइड करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ठीक है, माइनस वन, ये हो जाएगा मेरे पास अपॉन में एच, यानी कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वन प्लस ए एच अपॉन ए एक्स प्लस बी इसकी पावर एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा, नीचे एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टुवर्ड्स जीरो, डू नॉट फॉरगेट लिमिट एच टेंडिंग्स टुवर्ड्स जीरो। ओके, लिमिट एच टेंडिंग्स टुवर्ड्स जीरो, इसको एज इट इज रहने दिया, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इसमें बाइनोमियल लगा दिया। बाइनोमियल लगाएंगे कैसे, वन प्लस एक्स की पावर एन का बाइनोमियल क्या होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस जो भी होता है एन स्क्वायर, या एन सी जीरो से भी कर सकते हैं। तो एन सी जीरो तो तुम्हारा वन ही होगा, प्लस एन एक्स, यानी कि एन ए एच अपॉन, एच को मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये एन सी जीरो था, ये एन सी वन था, अब एन सी टू, तो एन सी टू, एन सी टू वन माइनस टू विल बी वन, और ए एच ओवर ए एक्स प्लस बी इसकी पावर टू, ठीक है, इसकी पावर टू, प्लस एन सी थ्री ए एच अपॉन ए एक्स प्लस बी इसकी पावर थ्री, सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। और ये वाला माइनस वन लिख दिया यहाँ पे, ओके, अपॉन में एच, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग्स टुवर्ड्स जीरो, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ठीक है। और ये वन से ये वन कट गया, तो क्या बचेगा, ओनली एन ए एच अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस एन सी टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। अच्छा, एक और लिख लिया, एन सी थ्री ए एच क्यूब, लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा, एन सी एन ए एच की पावर, ये वाला लास्ट वाला टर्म होगा, ठीक है, अपॉन में एच। अब इस एच से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग्स टुवर्ड जीरो, डिवाइड करेंगे तो ओनली बचेगा मेरे पास ए एक्स प्लस बी की पावर एन, एन ए अपॉन ए एक्स प्लस बी,
ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, एन सी टू ए स्क्वायर एच एक डिवाइड हो गया ना, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही एन सी थ्री, ओके, और ए एच स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, सो ऑन, ऐसे ही एन सी एन लास्ट वाला ए एच की पावर एन माइनस वन, क्योंकि एक एच डिवाइड हो गया, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ओके। सो अब आप देखो, अब एच पुट कर दो जस्ट, तो अगर आप एच पुट करोगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, ये सब के सब, ओनली क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू एन ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब एन ए बाहर और ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये आंसर होगा, ठीक है। और आप डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये एन, और इसकी पावर में से एक घटा दिया, फिर इस ए एक्स का भी किया तो ए आएगा, तो ये सेम है कि नहीं, तो ऐसे कर सकते हो। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से करना था, इसीलिए ऐसे किया हमने, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे किया। कभी भी अगर ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल से आ जाए ना, तो आप इसी को कॉमन ले लिया करो, जो भी एफ एक्स है, इसीलिए मैंने इसी को कॉमन ले लिया। और फिर जब इससे कॉमन लोगे तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा, और इसको इससे डिवाइड, अगर मान लिया मेरे पास कुछ भी हो, मान लिया एक्स और वाई, और मैं कहूँ वाई कॉमन ले लो, तो वाई कैसे कॉमन लोगे, एक्स अपॉन वाई माइनस वन, ऐसे तो लोगे, डिवाइड करोगे ना दोनों तरफ, तभी तो होगा। सो यस, ये कंप्लीट सोल्यूशन था इसका। क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए एंड बी एंड ए आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड आर ए बी सच दैट फैक्टर ऑफ, यहाँ क्या बोला गया है कि ए जो होना चाहिए वो लेस देन बी, बी होना चाहिए, देन एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म, ऑल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड को डोमेन, तो रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो टू के साथ क्या ले सकते हो, फोर ले सकते हो, यस। टू के साथ हमेशा याद रखना कि ए छोटा होना चाहिए, इन्होंने कहा इफ ए एंड बी एंड ए रिलेशन डिफाइंड बाई आर ए टू बी, ए बिलोंग्स टू ए और बी बी से होना चाहिए, ये फैक्टर ऑफ बी। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर होना चाहिए, ये फैक्टर ऑफ बी, तो टू फैक्टर है फोर का, यस है, टू फैक्टर है सिक्स का, टू फैक्टर है 18 का भी, और टू फैक्टर है 54 का भी। इन्होंने कहा है एज फैक्टर ऑफ बी, ए फैक्टर होना चाहिए। अच्छा अब फोर वाला ले लेते हैं, फोर के साथ फोर नहीं चलेगा, फोर के साथ सिक्स नहीं चलेगा, फोर के साथ 18 भी नहीं चलेगा क्योंकि फैक्टर है ही नहीं, फोर के साथ 54 नहीं चलेगा, तो फोर का तो कुछ भी नहीं चला, सिक्स के साथ सिक्स नहीं चलेगा, 18 चलेगा, सिक्स के साथ 18 क्योंकि 18 का फैक्टर है, 27 नहीं चलेगा, सिक्स के साथ 54 चलेगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, नाइन के साथ 18, यस, और 27 भी यस, और नाइन के साथ 54 भी चलेगा। सो ये हमारा आंसर है। ओके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई फॉर विच कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट है दोनों के इक्वल के, तो मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ और इक्वेट कर देता हूँ, जैसे कि -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 आयोटा के, इसका कॉन्जुगेट ले लिया, दोनों आपस में इक्वल है, तो यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके इक्वल है, -3 के, और यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई -4 के, तो बेसिकली ये सॉल्व करना है अब, तो इजी है सॉल्व करना, दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -3 माइनस वाई, यहाँ पुट कर दो, -3 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू -4, सो क्या होगा ये, -3 वाई माइनस वाई स्क्वायर -4, सो अब ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई -4 इक्वल्स टू 0, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, फिर इसको इधर बुला लिया, अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो,
वाई की वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ से, 4 × 1 = 4, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस वाई 4 = 0। इसका मतलब वाई प्लस 4 माइनस वाई प्लस 4, तो वाई प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1। तो दो वैल्यूज आ रही हैं। अगर वाई 4 होगा, अगर वाई 4 होगा तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3 माइनस वाई को कितना रखा है यहाँ से, -4 और 1, तो -4 रख दो, तो -4 यानी कि 4 में से 3 या 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू +-1। तो अगर एक्स स्क्वायर +-1 होगा तो वाई कितना होगा, डेफिनेटली 4 होगा, सॉरी -4 होगा। ठीक है, आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो यहाँ से। जैसे अगर आपने यहाँ पे y1 रखा या चाहे -1 रखा तो x तुम्हारा कितना आएगा, -4 ही आएगा। ओके, और अगर y1 होगा, अगर y तुम्हारा 1 होता है तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, -3 एक्स स्क्वायर विल बी -4। एक्स स्क्वायर जो है हमारा वो -4 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -4 है इस केस में। आई थिंक वो तुम्हारा रियल वैल्यू है ना, एक्स एंड वाई यहाँ कहीं का है, फाइंड द। ओके, तो y के केस में हमारा x डिफाइंड नहीं है क्योंकि इमेजिनरी नंबर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारा डिफाइंड नहीं होगा। ऑफ कोर्स क्वेश्चन में रियल नंबर वो बोलेगा, इसमें मैंने दिया हुआ नहीं है। ओके, इफ ए एम बिटवीन पी एथ एंड क्यू एस टर्म्स ऑफ एन ए पी, मान लिया कोई ए पी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, तो पी एथ एंड क्यू एस टर्म्स ऑफ एन ए पी इक्वल टू ए एम। अच्छा, दोनों का ए एम जो है वो इक्वल है, तो पी एथ और क्यू एथ टर्म का जो ए एम है वो इक्वल किसके है, आर एथ और एस एथ टर्म के ए एम के इक्वल। तो यही ए एम का फॉर्मूला होता है, तो 2 से 2 कट गया। पी एथ टर्म क्या होगा, ए प्लस p-1 इंटू डी, प्लस क्यू एथ टर्म क्या होगा, a प्लस q-1 इंटू डी। सिमिलरली आर एथ टर्म क्या होगा, a प्लस r-1 इंटू डी। एस एथ टर्म क्या होगा, a प्लस s-1 इंटू डी, ये एस एथ टर्म होगा। तो ये a से कैंसिल हो गया। ऐसे p और q दोनों ऐड हो जाएगा और -2 भी ऐड हो जाएगा। ऐसे r प्लस s ऐड हो जाएगा और -2 भी, d से d कट गया, और तो देख सकते हो p प्लस क्यू इक्वल आ गया r प्लस s के। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो हमने टोटल आज 34 क्वेश्चन किए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं किए, उसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।